अच्छा रोचक लगा इस मायने में कि जिस तरह से इसको शूट किया गया और बहुत ही अच्छे माहौल में ये हुआ, तो मुझे बहुत खुशी है कि हम इसके साथ जुड़े और आप सब दर्शकों को भी इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जिस तरह हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो हमारे लोगों के संस्कार हैं, उनको आप फॉलो करिए, हमेशा एक दूसरे से मिलकर काम करिए। जैसे एक चने की दो दालें होती हैं, वैसे इस हिंदुस्तान का एक कल्चर है हिंदू मुस्लिम, एक चने की दो दालें, कोई एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। उसी तरह ज़बानें हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे हिंदी ज़बान हो, चाहे उर्दू ज़बान हो। हिंदू हमारे जितने भाई अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, मुसलमान उतने ही हिंदी बोलते हैं। तो जो आपस में किसी तरह भाषा का भेदभाव नहीं है, कल्चर का भेदभाव नहीं है, हमारी संस्कृति का भेदभाव नहीं है, तो हम सबको मिलकर उन लोगों को समझाना चाहिए जो ज़रा सा भी अपने ट्रैक से हटकर काम कर रहे हैं कि भाई ये हमारे हिंदुस्तान को बचाओ, ये हमारा देश है, ये हमारा वो भारत है जिसके ऊपर दुनिया के लोग उसकी मिसाल देते हैं, इसको नज़र ना लगने पाए और हम लोग आपस में मिलकर इस देश को एक नई ऊर्जा दें और एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। यही हमारी लोगों से विनती है, निवेदन है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। वक्त दर वक्त एक नया इम्तिहान होता है, जिंदगी शायद इसी का नाम होता है। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे शो में शान बढ़ाने के लिए इस चर्चा में शामिल होंगे शबाहत हुसैन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में हमको मौका देने का। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल हम ठीक हैं, आप लोगों की दुआएं हैं। और इससे पहले जब आपको याद होगा हमारा आपका एक मुलाकात हुई थी इंटरव्यू के दौरान, काफ़ी अर्सा हो गया और मुलाकात हो रही है, ज़िंदगी चल रही है और हर चीज़ अपने मकाम पर है, भगवान की कृपा है, सब चीज़ें इस्टेब्लिश हैं। सर अभी हाल ही में आपकी जो ताज की जो सेवाएं थी, 30 साल आपने एक लंबा पीरियड होता है और पब्लिकली जो हम लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है, एक बहुत ही अच्छी छवि आपकी रही है। तो इस 30 साल के अनुभव के बारे में सबसे पहले सर जानना चाहेंगे। देखिए, जब मैंने 1994 में प्रोजेक्ट टाइम में ताज महल होटल लखनऊ को ज्वाइन किया था, तब मुझे भी मैं नया था और बहुत ज़्यादा चीज़ों से मैं अवगत नहीं था। इतने बड़े ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था। ताज ब्रांड नेम है पूरे इंडिया का, पूरे इंटरनेशनल सब वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट चेंज इस वक्त हो गई है। तो ज़ाहिर के तौर तरीके सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा और एक इंटरेस्ट था हर चीज़ को सीखने का, जिसकी वजह से हमें कम वक्त में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी और लोगों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने की कोशिश करी। शुरुआती 1-2 साल में ज़ाहिर है कि लखनऊ में चूँकि नया ताज आया था, लोगों से मिलने का अच्छे मौका मिला और चूँकि मैं इससे पहले भी किसी होटल से आया था ताज होटल में, तो जो पुराने रिश्ते थे लोगों के, मेहमानों के और जो लोकल क्लाइंट्स के, उनके रिश्तों में सुधार जल्दी यूँ हुआ ताज में रहते हुए कि वो वहाँ से जब ताज आए तो उन्हें लगा कोई अपना पुराना आदमी मिलने वाला है। और हमारी भी कोशिश ये रही कि जो भी हमारे ताज होटल में लोग आए वो लखनऊ की तहजीब और तमद्दुन को, लखनऊ की नज़ाकत को, नफासत को, यहाँ के कल्चर को समझे। ताज होटल ने सबसे बड़ा ये काम ये किया था, जब लखनऊ में होटल खोला था तो लखनऊ के कल्चर को उभारने के लिए, लखनऊ के कल्चर से लोगों को रूबरू कराने के लिए लखनवी चीज़ों को एडॉप्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहला काम ये किया, चूँकि मैं लखनऊ का था तो एक ये हमें शरफ हासिल हुआ कि वहाँ के जो मुख्तलिफ जगहों के नाम रखने में थोड़ी बहुत हमारी भी राय ली गई। तो हमने वहाँ के नाम रखे, जैसे रखा गया ख़जाना उस वक़्त एक नाम था, एक हॉल का महफिल नाम था और क्रिस्टल हॉल था, उसके अलावा साहिब कैफ़े रेस्टोरेंट का नाम था, अवधियाना हमारे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का नाम है आज भी, और बार का नाम साकी रखा गया, लॉर्ड का गुलिस्तान रखा गया, गुलजार रखा गया। तो ये तमाम चीज़ें वो नाम रखे गए जो ज़ाहिर है कि लखनऊ की तरफ लोगों को अपना अट्रैक्ट करते थे। फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया, चलता गया और हमें जिम्मेदारियाँ थोड़ी इन्होंने यूँ देने की कोशिश करी कि हम लखनऊ के लोकल थे तो लोगों से ज़्यादा हमारा एक कांटेक्ट था और लोगों को जानते थे। तो हमने भी कोशिश करी कि उन लोगों को अपने होटल की तरफ लेकर आए, जिससे हमारे होटल के बिजनेस बढ़ने के साथ साथ हमारे होटल का नाम भी रोशन हो। और पूरी कोशिश करी लखनऊ वासियों को पूरी तरह से सर्विसेज देने की, लखनऊ की तर्ज पर काम करने की,
और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा होटल दिन ब दिन तरक्की करता गया। और जो 1995 में जब इस होटल को 29 मार्च को खोला गया था, उस दिन से लेकर आज अगर आप उस पर निगाह डालेंगे, जब तक मैं उस होटल में था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और बड़ी खुशी होती है कि हमने वहाँ रहते हुए बहुत सी डिफरेंट चीज़ों को अपने हाथ से हैंडल किया। चूँकि लखनऊ का था, सब लोग जानते थे, तो गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग भी हमें देखना पड़ती थी। प्लस लोकल होने की वजह से होता था कि ज़्यादातर कोई भी अगर मसला आता था, कोई भी अगर होटल में चीज़ होती थी, तो एक बार हमसे डिस्कस करी जाती थी। हम कोशिशें करते थे कि उसको कम वक्त में और आसान तरीके से कर दें, जिससे होटल का वक्त भी बचे और सारी जो कहीं सरकारी प्रक्रियाओं के तहत सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सरकारी उस होटल की हर चीज़ को हम वक्त के रहते पूरा कर लें, जिसका हमें फ़ायदा मिला। और हम लोग क्योंकि टाटा ग्रुप के हैं, टाटा की फिलॉसफी आपको मालूम है कि किसी भी सरकारी प्रक्रिया से, सरकारी नियम से हटकर कोई काम हम नहीं कर सकते। जो भी भारत सरकार ने नियम तय कर दिए, किसी भी चीज़ के पैरामीटर्स तय कर दिए, 100% हम उसको फॉलो करते हैं और उसके तहत हम उसको कोशिश करके हम लोगों ने करा। कभी भी आज तक उससे डेविएट नहीं किया, उससे हट के काम नहीं किया। और बहुत से हम लोग कम्युनिटी जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एक्टिविटीज़, उसमें हम लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया और आज भी इसमें कर रहा है होटल काफ़ी बड़े लेवल पे। फिर बीच में कोरोना आ गया था, कोरोना में तो हम लोगों ने सभी ने काम किया, कुछ तारीफ नहीं, लेकिन हाँ जो टाटा ने किया वो सबके सामने है कि टाटा ग्रुप ने पूरे काम किया। और हमारे सर रतन टाटा सर जो अभी दिवंगत हुए हैं, उनके दिशा निर्देश में इस पूरे ग्रुप ने जितना काम किया, वो गर्व यूँ हुआ कि हमने देश के लिए काम किया। किसी उस नियत से काम नहीं किया कि हम जो है नहीं अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने इसलिए वो काम किया कि हमारा देश है, हर शख्स यहाँ का हमारा साथी है। इवन लोगों ने तो काम किया इंसानों पर, हमारे टाटा ग्रुप के टाटा साहब ने तो जानवरों पे भी काम किया। और ये बहुत बड़ा अच्छा काम होता है कि एक बेज़बान को अगर आप उसको प्यार से बात करिए तो वो आपकी ज़बान समझने लगता है। इंसान तो समझता है कि उसके पास ज़बान है। मोहब्बत से अगर आप किसी बेज़बान जानवर से बात करिए तो वो आपकी ज़बान समझने लगता है और आपका इशारा समझने लगता है और वो आपसे मोहब्बत शुरू कर देता है। उसको लगता है कि हमारा भी कोई ख्याल रखने वाला है। उसी तर्ज पे हम लोग भी काम करते हैं कि किसी भी इंसान को अपने से ठेस ना पहुँचे। 30 साल का चूँकि पीरियड लंबा होता है और काफ़ी उतार चढ़ाव देखे बिजनेस के भी, और ये भी देखा कि मार्केट में किस तरह से हम लोगों को मौजूद रहना है, नंबर 1 रहना है। क्योंकि टाटा का एक सिस्टम ये रहा है कि अच्छा काम करोगे तो खुद ब खुद नंबर 1 हो जाओगे। उसके लिए कोई रॉकेट साइन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मिसाइल बनाना है। वो आप अच्छा काम करो, लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज भी टाटा ग्रुप के इस होटल में जो भी शख्स आता है वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, और जब बहुत खुशी होती है जब वो ये कहता है, अरे आप तो टाटा वाले हैं, आप लोग तो हर चीज़ बड़ी ईमानदारी वाले करते हैं। तो अंदर से खुशी होती है कि हमने 30 साल जिस ब्रांड को, जिस कंपनी को अपनी सेवाएं दी और जिससे बहुत कुछ सीखा, आज जो कुछ भी दिया है उसी की बदौलत है। तो उसमें रहकर एक नाम ज़रूर ये हो गया कि ये शख्स ईमानदार ग्रुप के साथ काम करता था और ये उस ग्रुप के साथ काम करता था जो किसी भी तरह कोई चीज़ छुपा कर नहीं करता है, हर चीज़ सामने रख के करता है। पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है और सरकारी नियमों का 100% पालन करते हैं। तो उसमें एक बड़ा अच्छा वक्फा रहा और अफसोस भी हुआ जो हमारा टेन्योर ख़त्म हुआ 31 अगस्त 2024 को, अभी 2 महीने पहले। तो जो हमको विदाई समारोह जो होता है, फेयरवेल कहते हैं, उसमें सही हमें अंदाज़ा और लगा कि कितना लोग मायूस थे और हम भी बहुत मायूस थे। सबकी आंखों में आंसू थे, मेरे भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक वो जगह जहां आप शुरुआत से 30 साल आए गए हैं और वहां से आप अपने को अलग हो रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दैट हमने कैसे उससे अपने को धीरे धीरे अलग किया। और कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर है चूँकि वहाँ का नमक खाया है और वहाँ काम किया था, तो हम उससे अपने को एकदम डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते। आज भी मैं अपने मैनेजमेंट के लोगों से, अपने जनरल मैनेजर से, अपने स्टाफ से कहता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कभी भी पड़े, एक बार हमसे चेक कर लेना। अगर हम शहर के अंदर हैं तो 20 मिनट लगेंगे हमको पहुँचने में, क्योंकि इस होटल ने बहुत कुछ हमको दिया है। तो हम भी चाहते हैं होटल के लिए हम भी रिटायरमेंट के बाद भी जब भी ज़रूरत पड़े हम कर सकें, और करने की कोशिश करी और करा भी। रिटायरमेंट के बाद भी जब जरूरत पड़ी हम गए और कोशिश करी। ऊपर वाले ने, भगवान की कृपा हम पे बहुत रही।
आप समझिए अल्लाह का करम रहा कि जिस काम में भी 30 साल में हाथ डाला, आज तक एक सेकंड के लिए भी उस काम से हमको मायूसी नहीं हुई कि ये काम नहीं हो पाया। तो ये होटल के सारे स्टाफ के अंदर और होटल के तमाम लोगों के अंदर एक ये विश्वास पैदा हो गया, एक ये कहते नहीं कहावत पैदा हो गई कि उनसे कहो काम हो जाएगा। अच्छा, हमने भी किसी भी बहुत ही पेचीदा काम में, डिफिकल्ट काम में हाथ डाला, पता नहीं ऊपर वाले का करम ही कि वो काम इतनी आसानी से हो गया कि हमें भी सारे और विल पावर स्ट्रांग होती गई कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे और नियम के तहत करेंगे, कोई गलत चीज नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात बताते हैं कि होटल के काम के साथ साथ अगर आप होटल के स्टाफ से पर्सनल लेवल पर जुड़ते हैं तो आपको एक फैमिली का एक सुख प्राप्त होता है और उस स्टाफ का हर आदमी आपको दिल से चाहने लगता है। सरकारी काम तो आप जो भी आपका है वो करवा रहे हैं आप, होटल का वो अलग है। होटल के नियम के तहत होटल का काम जो आप कर रहे हैं वो एक प्रोसेस, एक सिस्टम है। हमारी कंपनी प्रोसेस पे काम करती है, सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर उसके अलावा आप किसी शख्स का पर्सनल काम जो शहर में किसी भी विभाग से मुताल्लिक है या कोई उसको हेल्प चाहिए, अगर आप उसमें उसकी मदद करते हैं तो आप उसके दिल में जगह बनाते हैं। वो कोशिश करें, बहुत अच्छा वक्त कटा। और उसके साथ साथ हम दूरदर्शन से आपको मालूम ही है करीब 34 साल हो गए जुड़े हुए, हिंदी और उर्दू के दोनों के हम समाचार हिंदी के पढ़ते हैं, उर्दू की खबरें पढ़ते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम्स करते हैं, जो भी नाटक वगैरह होते हैं, जो भी आपके डिस्कशन वगैरह होते हैं, लखनऊ के ऊपर, अवध के ऊपर, तहसीब के ऊपर, खानों पे भी हमने बहुत काम किया। और खानों पे काम करने में आपको जितना काम करें उतना आपको शौक पैदा होता जाता है। हम होटल में फूड ट्रायल भी करते थे, मुख्तलिफ लखनऊ के होटल हैं जो बुलाते हैं फूड ट्रायल करने के लिए, रेस्टोरेंट बुलाते हैं, तो हम उस वक्त एक चीज़ जरूर करते हैं कि देखो जो चीज़ सही होगी हम वही बताएंगे, क्योंकि वो हमारा धर्म हो जाता है सही बात बताना। तो उसमें भी काम किया, न्यूज़ भी करी, रेडियो भी किया, होटल में भी काम किया, दूरदर्शन में अभी भी हैं और अभी भी न्यूज़ पढ़ते हैं। दूरदर्शन की कैसा अभी तक का जो अभी बहुत अच्छा सफर है। बस ये रहा कि दूरदर्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट अभी हो गया मौजूदा दौर में। और जो मौजूदा हमारे डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं गार्गी मलिक सिन्हा, उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करे और काफ़ी वो टैलेंटेड लेडी हैं, वो काफ़ी क्रिएटिव लेडी हैं। तो अब अगर आप दूरदर्शन जाए तो आपको उसका स्वरूप ही एकदम बदला दिखाई देगा। और हमने चूंकि 91 से लेकर अब तक बहुत उतार चढ़ाव देखे, तो इस वक्त तो एकदम मॉडर्न टाइप का। सर, जैसे कि एक चीज यहाँ रुकी, जैसे एक चीज कही जाती है दूरदर्शन के बारे में अभी भी कि जो एक ऑडियंस रीच है वो अभी भी दूरदर्शन के थोड़ा सा कम 100 नहीं, कम नहीं है। आपको बताऊं, जहाँ थोड़ा सा आप शहर से बाहर निकल जाइए, लोग दूरदर्शन इसलिए जरूर देखते हैं एक बार कि आज भी दावे के साथ करते हैं कि दूरदर्शन जो न्यूज़ दिखाता है वो 100% सही दिखाता है, कैलकुलेटेड दिखाता है, उसमें बढ़ाव चढ़ाव नहीं होता है। जो सही होती है वो दिखाता है, सार्वजनिक हित में दिखाता है, जो सही योजनाएं होती हैं उसको सही तरीके से बताता है, जो घटना घटित होती है उसको सही आंकड़ों के साथ दिखाता है, एक आम पब्लिक के फायदे की चीज दिखाता है। क्योंकि हम लोग टीआरपी के चक्कर में नहीं रहते, आपको बता दें साफ। क्योंकि और मैं किसी चैनल के बारे में कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन ये कि तकलीफ होती है जब ये दिखता है कि सही चीज दिखाने से लोग क्यों डरने लगे, मुझे नहीं मालूम। एक्सेप्ट दूरदर्शन ऐसा है जो सही चीज दिखाएगा, इसलिए लोगों को एतमाद है, भरोसा है कि एक बार दूरदर्शन पे देख लो, सही चीज पता चल जाएगी। तो आज भी दूरदर्शन अपने नाम कमा रहा है। लेकिन अभी भी अगर आपके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूं कि अभी भी बहुत सारे चेंजेस होने बाकी हैं उसके विकास के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग अगर जमीनी तौर पे एक दो चेंजेस और होने चाहिए तो आपके अकॉर्डिंग वो चेंजेस क्या होंगे? देखिए, एक तो हमें जो लगता है कि हमारे यहाँ डिबेट्स के कार्यक्रम होना चाहिए, एक एजुकेशनल कार्यक्रम और होना चाहिए, उसके अलावा स्वास्थ्य के ऊपर कार्यक्रम होता है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। ऑन द स्पॉट जाकर प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। और जैसे किसानों के लिए बहुत काम होता है, उसके अलावा टैलेंट के लिए बहुत काम होता है, आपके सिंगिंग कंपटीशन वगैरह इस टाइप के रियलिटी शो वगैरह। उसके अलावा कुछ वर्कशॉप होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप हो जिसको दूरदर्शन कवर करके दिखाए कि हमारे शहर में ये भी होता है। तो उससे क्या होगा, जिस इंडस्ट्री को आप दिखाएंगे उस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, लोग देखेंगे, उससे जुड़ेंगे। दूसरे 1-to-1 हमारे क्या प्रोग्राम अभी दूरदर्शन में शुरू किया गया है जिसमें लीडर्स बुलाए जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उनसे ऑन द स्पॉट पूछते हैं वो न्यूज रूम के अंदर। तो हमारे क्या पहले से प्लान करके नहीं करते, जो सही चीज होती है पूछेंगे, अगर सही है तो आप सही बताएंगे,
क्योंकि सच एक बार भी बोलिए सच होगा, 100 बार भी बोलिए सच होगा। हाँ। तो ये इस तर्ज पर दूरदर्शन काम करता है हम्म, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रहे हैं हम्म, और नई टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी कहते नहीं है कि जो नई जनरेशन आ रही है, नौजवान लड़के और लड़कियां, वो बड़े क्रिएटिव हमें दिखते हैं, जो बहुत खुशी होती है। मतलब आप दूरदर्शन की न्यूज़ डिपार्टमेंट में कभी जाए तो आपको हर आदमी बात करते नहीं दिखेगा, काम करते हुए दिखेगा। तो हम लोगों को भी खुशी होती है, मैंने हर दौर देखा है। सर, एक नैरेटिव सेट है हिंदुस्तानी मीडिया के प्रति, जब हम लोग देखते हैं तो एक मीडिया को अगर ऑल ओवर कंट्रीज को देखा जाए और हिंदुस्तानी मीडिया को देखा जाए तो एक थोड़ा सा नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। और एक रैंकिंग की भी बात की जाए तो हिंदुस्तानी मीडिया का रैंकिंग उतना अच्छा नहीं है, वो रैंकिंग भी उतने अच्छे नहीं होते। ऐसा क्यों विश्व स्तर पर? देखिए, उसकी वजह है कि जैसे आपके हाथ में किसी कार का स्टीयरिंग दे दिया जाए और आप बैठे हो उस पर कहीं चलो, आप थोड़ी देर बाद कार की अगर स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो आप नियम से हट कर कार्य कर रहे हैं। यही दूरदर्शन है कि अगर आप बहुत तेज़ दौड़ने की और उस कतार में खड़े हैं कि हम तेज़ भागेंगे, जल्दी दिखाएंगे, जल्दी करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसबैलेंस हो जाता है, जो आप उस पैरामीटर से हट जाते हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। आजकल चूँकि नकारात्मक तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि भैया अपने अपने चैनलों का नज़रिया है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा बहुत चैनलों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे भारत की संस्कृति इतनी खूबसूरत है जिसको दुनिया की नज़र लग रही है। दुनिया के तमाम देश हैं, जितना सुकून, जितना आपसी भाईचारा, जितना कल्चर यहाँ पर है, आपको दुनिया में कहीं नहीं देखने को लगा। एजुकेशन इंडिया से अच्छी कहीं है नहीं। हमारे तमाम दोस्त अहबाब जो बाहर हम कहते हैं भाई मैं इंडिया आना चाहता हूँ बच्चों की तालीम के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए। यहाँ हर धर्म का आदमी पहचानना मुश्किल हो जाता है त्योहारों में कि ये भीड़ है, इसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, क्योंकि सब इतनी कहते नहीं मन से उसको आत्मीयता से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे चैनलों की जिम्मेदारी बढ़ती है कि आपसी भाईचारे को और भारत की संस्कृति को उजागर करते हुए हर न्यूज़ को दिखाएं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं सुबह से शाम तक किसी एक न्यूज़ के पीछे पड़ जाते हैं। ये तरीका हमें नहीं समझ में आया। डिबेट में 4 आदमी बिठाते हैं तो पहले तो उनसे इस चीज़ का आश्वासन ले लें कि जब एक आदमी बोलेगा तब दूसरे उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। आप देखिए कितने चैनल 2 लोग लगातार बोलते रहते हैं, समझ ही में नहीं आता कि बोल कौन रहा है। तो इतनी कहते नहीं शाइस्तगी और इतना आदमी में वो होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि हम जब बोल चुके होंगे तब वो दूसरा बोलेगा, क्योंकि अगला आदमी बड़ा एग्रेसिव हो जाता है फिर बोलते बोलते जब किसी के बीच में आप बोलिए। तो हमारे चैनल में जो बैठे होते हैं, जो डिबेट कराते हैं या जो प्रोग्राम्स कराते हैं, उनको पहले ये कहना चाहिए कि जब एक आदमी पूरी बात कंप्लीट कर लेगा तब आप बोलिएगा, बीच में। ये हमारी संस्कृति नहीं है, इसीलिए हमारी जो चैनल हैं उनका थोड़ा सा इस टाइप के शो में लोग चैनल पर चेंज कर देते हैं। आप ये सोचिए उसमें ये बहुत ख़राब चीज़ है कि हम आपको देख रहे हैं, हमने कहा हटाओ यार इनको मत देखो, इन समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ हमारे चैनलों में अगर पैदा हो जाएगा और सही चीज़ें दिखाओ, योजनाएं दिखाओ, सरकार जो कर रही है वो दिखाओ, उससे कितना फ़ायदा है दिखाओ, और जो अगर सरकार से कहीं ना कहीं कोई चूक भी हो रही है तो उसको भी आप एक दायरे के अंदर दिखाइए। ये कहते नहीं उसका अपने पैरामीटर्स होता है किसी को गलत ठहराने के लिए। तो ये चैनलों को करने की आज के दौर में ज़रूरत है। सर, आपने अभी एक बात कही कि हमारी संस्कृति को किसी की नज़र नहीं, हमें बिल्कुल हमें इस चीज़ का है। तो सर अभी तो देख ही रहे हैं कि देश में कितना माहौल है, कितना माहौल हो गया, हिंसा अभी हुआ। देखिए जरा से में हम कहते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये वो इलाके हैं, आप बता दूँ शहर से आप निकल जाइए थोड़ा कस्बों में, वहाँ आज भी एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के त्योहार को कैसे मनाता था, सदियों से मनाता चला आ रहा है। इसकी मिसाल किताबों में देखने को मिलती है और पुराने बुजुर्गों से मिली है। वो बताते हैं कि आप सुनिए, अगर रामलीला की जो मूर्तियां हैं वो बता रहा है ये मुस्लिम परिवार 100 साल से बना रहा है, ताजिए हिंदू परिवार बना रहा है 100 साल से। तो ये कल्चर रहा है। जुलूस निकलता था, पता नहीं ये कौन लोग हैं, हिंदू लोग जुलूस लेके निकल रहे हैं मुसलमानों का। मुसलमान कौन है, कह रहे वो पियाऊ लगाए, वो हिंदू की राम बारात निकल लिए रामलीला की। तो क्या कल्चर पुराने लखनऊ का था, पहचान नहीं पाएंगी। आज जो खड़े होंगे पोशाक से नहीं पहचान पाएंगी कि ये शख्स हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। जो जिस तरह लखनवी कल्चर को लोग अपनाते हैं, और तमाम जगह ये लखनऊ से
तमाम शहर के कस्बों की बात करिए, ये एक गहवारा है भाईचारे का हिंदुस्तान। लेकिन क्या किसकी नज़र लग रही है मैं नहीं समझ सकता, और इसको संभालना होगा सभी को मिलकर। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके आपसी पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति को लेकर एकजुट होने की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ खड़े होना पड़ रहा है। आप देखिए कोरोना ने ये सिखाई बहुत सी चीज़। कोरोना के दौर में हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, वो ये नहीं देखता था कि हम जिसको पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पहले पूछे आप हैं कौन फिर पिलाए। क्या सिखा दिया कुदरत ने, कहा देखो हम एक ऐसा दौर लेकर आ रहे हैं, सब एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ये हमारे आत्ममंथन की जरूरत है सभी लोगों को। रीजन क्या है, हिंदुस्तान जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है हर फील्ड में, आप देख लीजिए तो लोग जो बाहर हैं वो ये कहते हैं कि बाहरी ममालिक परेशान है, ये हिंदुस्तान एक उभरती शक्ति आ रहा है, एक कहते नहीं ग्रोइंग कंट्री सबसे ज्यादा। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हमारे क्या हो। और हम तो बहुत तकलीफ होती है जब हमारे कुछ नेता या हमारे कुछ चैनल पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं। अरे उसको पहले देखो तो कहाँ हम कहाँ वो, कोई मेल नहीं है। अगर हम 1 से 10 में, अगर हम 8 या 9 नंबर पे हैं तो वो 2 नंबर पे, हमारा उसका क्या मेल। हमारे देश में अपनी चीज़ें बनती हैं, हमारा देश में अपना अनाज बनता है, हमारे देश में अपनी संस्कृति है, हमारे देश में अपने लोग पढ़ाई है, हर चीज़ है। जो जिसका कोई मुकाबला नहीं उसका नाम ही क्यों ले रहा, वो हमारे बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ, उसको जो गलत कार्य कर रहा है उसको उभारो, बिल्कुल उभारो कि अगर वो आतंकवाद फैला रहा है तो उस पर आप क्रिटिसाइज करिए, अगर वो किसी को भड़का रहा है उस पर आप उसको क्रिटिसाइज करिए, ज़रूरी करिए। लेकिन जहाँ तक हमारी तरक्की का मामला है, कहाँ हम लोग हैं हिंदुस्तान और कहाँ वो, कहीं ज़मीन आसमान का फर्क, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर जैसे देखने को मिल रहा है, जैसे सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है कि अब उसका इस तरह से न्यूज़ चैनल्स वगैरह बहुत गलत इस्तेमाल, उसको रोकने के लिए आपके अकॉर्डिंग बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। और मैं तो ये कहूँगा मुझे तकलीफ तब होती है जब सोशल मीडिया पर किसी हम जिम्मेदार आदमी की कोई पोस्ट पढ़ते हैं और कोई गलत पोस्ट होती है या भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली होती है या ऐसी होती है जिससे किसी एक विशेष वर्ग को थोड़ा सा तकलीफ हो, और हमें यह तकलीफ सुनकर होती है, पढ़कर होती है कि ये आदमी अच्छा खासी पढ़ा लिखा आदमी है, ये अपने संस्कारों से कहाँ भटक रहा है। क्योंकि हमारे संस्कार ये नहीं किसी की भावना को ठेस पहुँचाना। आप कभी गीता का पूरा पढ़ लिए, आप अनुवाद पढ़ लिए, कुरान का पढ़ लिए, बाइबल का पढ़ लिए, आप तमाम किताबें हैं वो पढ़ लिए, आपके गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, किसी किताब में कहीं पर ये लिखा हो कि दूसरे के धर्म का आदर ना करिए, निरादर करिए, या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाइए, या किसी भी शख्स को अगर आप अमीर हैं और वो गरीब है तो उसके साथ ऐसे मिलिए कि उसको ये आभास न हो कि आप में उसमें फ़र्क है। सारे दिए हुए, लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने की ज़रूरत हो, सरकार कर भी रही है। सरकार इस टाइप की अगर भावनात्मक कोई ठेस पहुंचाने वाली कोई पोस्ट होती है तो उस पर ट्रैक भी कर रही है। सरकार को और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, इस तरह की पोस्ट को ट्रैक करके उनको वार्निंग देने की बहुत ज़रूरत है, वरना आने वाली नस्ल क्या सोचेगी कि यही हमारा एक दूसरे को परेशान करने का एक माध्यम है। चलो किसी से कोई थोड़ा सा बदगुमानी हुई उसने टॉस पे डाल दो, ये तरीका थोड़ी सही है। ये हमारा देश थोड़ी क्या करता है, हमारे देश में कभी ही नहीं हुआ। सर अंत में हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि दूरदर्शन में एक लंबे समय से और अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो और जैसा कि देश का माहौल भी देखने को मिल रहा है, तो हम आपके ज़रिए देश की जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, जो आप एक मैसेज देना चाहें जिससे ये जो सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही, सौहार्द बिगड़ा हुआ, उस पर आपके थ्रू हम एक मैसेज देना चाहेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जिस तरह हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो हमारे लोगों के संस्कार हैं, उनको आप फॉलो करिए, हमेशा एक दूसरे से मिलकर काम करिए। जैसे एक चने की 2 दालें होती हैं, वैसे इस हिंदुस्तान का एक कल्चर है हिंदू मुस्लिम, एक चने की 2 दालें, कोई एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। उसी तरह ज़बानें हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे हिंदी ज़बान हो, चाहे उर्दू ज़बान हो। हिंदू हमारे जितने भाई अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, मुसलमान उतने ही हिंदी बोलते हैं। तो जो आपस में किसी तरह भाषा का भेदभाव नहीं है,
कल्चर का भेदभाव नहीं है, हमारी संस्कृति का भेदभाव नहीं है। तो हम सबको मिलकर उन लोगों को समझाना चाहिए जो ज़रा सा भी अपने ट्रैक से हटकर काम कर रहे हैं कि भाई ये हमारे हिंदुस्तान को बचाओ, ये हमारा देश है, ये हमारा वो भारत है जिसके ऊपर दुनिया के लोग उसकी मिसाल देते हैं, इसको नज़र ना लगने पाए और हम लोग आपस में मिलकर इस देश को एक नई ऊर्जा दें और एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। यही हमारी लोगों से विनती है, निवेदन है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद है कि आप लोगों को इसी तरह जोड़ती रहेंगी अपने चैनल से। और जब चैनल से आदमी जुड़ता है तो वो अपने भाव प्रकट करता है और सही अगर भाव प्रकट करिए और लोग उसको सुनते हैं तो कुछ आपसे सीखते हैं और आप उनसे सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।